सन्नाटे से भरी रातें, एकदम घने जंगल और कुछ ऐसी किंवदंतियां जो सदियों से हमारे ग्रामीण इलाकों में खौफ का साया बनकर मंडरा रही हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधा इन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम भारत की दो सबसे भयानक ग्रामीण लोक कथाओं को खंगालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये कथाएं उस अज्ञात के डर को दर्शाती हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। इन कहानियों में सच बताऊं तो कोई दया नहीं है, कोई माफी नहीं है। जो इंसान एक बार उस अंधेरे में चला गया वो हमेशा के लिए बदल गया। यही तो है ग्रामीण दुस्वप्न की असली संरचना, जहां प्रकृति और कुछ अजीब सी अलौकिक शक्तियां मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जो सीधे रूह को कंपा देता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। दीपक अकेला है, उसे दोस्त चाहिए। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये एक ऐसा श्राप है जो दिखाता है कि कैसे बस एक छोटी सी भूल, एक मासूम सी लगने वाली चुनौती किसी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन सकती है। ये लाइन हमारी पहली कहानी के उस खौफनाक मोड़ को दिखाती है जहां इंसान का अपना ओवर कॉन्फिडेंस, उसका वो फालतू का दिखावा, उसे एक ऐसे गहरे अंधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इन लोक कथाओं की सबसे खतरनाक बात ही यही है कि ये बिना किसी भी चेतावनी के अपना शिकार चुनती हैं। अब देखिए, इन कहानियों की गहराई में जाने से पहले हमें उस शक्ति को समझना होगा जो इन लोक कथाओं के बिल्कुल केंद्र में है। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार डायन या चुड़ैल की कुछ बहुत ही खौफनाक पहचान होती है, जैसे उल्टे मुड़े हुए पैर, जमीन पर चलने के बजाय हवा में तैरना और एक ऐसी गंध जो बिल्कुल किसी सड़ी हुई लाश जैसी होती है, सच में रूह कपा देने वाला। और हाँ, आंखों से गाढ़ा काला खून बहना भी इनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। मतलब ये कोई आम डरावने चरित्र नहीं है, ये साक्षात मृत्यु और सड़ांध का प्रतीक है। तो चलिए, कहानी नंबर 1, कांकेर का काला कुआं, इस पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो पहली घटना है ना, ये इंसान के उसी अत्यधिक आत्मविश्वास का नतीजा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक गांव है, खुरुभाटा, एकदम घने जंगलों के बीच बसा हुआ। वहां रात का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि हवा की आवाज भी किसी इंसान की सांसों जैसी लगती है। और इन्हीं जंगलों के बीच मौजूद है एक बहुत ही पुराना कुआं, जिसे काला कुआं कहा जाता है। इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या है? अगर रात में कोई इसमें झांक ले तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी बिल्कुल अजनबी का चेहरा दिखाई देता है। अब जाहिर है, गांव के बुजुर्ग हमेशा सख्त हिदायत देते थे कि भाई सूरज ढलने के बाद वहां बिल्कुल मत जाना। लेकिन 3 युवा दोस्त थे, मनोज, दीपक और राकेश। उन्होंने इसे बस एक मजाक समझ लिया। एक रात जब गांव की बिजली गुल हुई तो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वो इस काले कुएं की तरफ निकल पड़े। वो एक मनहूस रात थी। रात के ठीक 11 बज रहे थे जब वो तीनों हाथ में टॉर्च लिए निकल पड़े। चारों तरफ एकदम सन्नाटा और उल्लुओं की वो डरावनी आवाज जो किसी चेतावनी से कम नहीं लग रही थी। पर जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचे ना, पूरा माहौल ही बदल गया। हवा अचानक से इतनी सर्द हो गई जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली तो वहां पानी नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरा कुआं गहरे काले धुएं से भरा हुआ हो। मतलब ये बस उस खौफनाक रात की शुरुआत भर थी। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मनोज ने कुएं के अंदर झांका और सच कहूं तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने बताया कि अंदर कोई लड़की है जो रो रही है और उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर फैले हुए हैं। ये सुनकर दीपक ने भी झांका और डर के मारे उसकी आवाज ही भारी हो गई। लेकिन सबसे भयानक पल तो वो था जब उस कुएं की अथाह गहराई से एक रूह कपा देने वाली आवाज गूंजी, आ जाओ, नीचे आ जाओ। यह आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी, बहुत ही धीमी लेकिन अंदर तक डरा देने वाली। उस खौफनाक आवाज के आते ही अचानक से उन लड़कों की टॉर्च बुझ गई और पूरा जंगल घुप अंधेरे में डूब गया। तभी अंधेरे को चीरते हुए उन्हें एक आवाज सुनाई दी, छपाक छपाक, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई गीले पैरों से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और जब एक पल के लिए टॉर्च वापस जली तो राकेश ने जो देखा वो किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। कुएं के ठीक पास सफेद साड़ी में एक औरत थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए और गर्दन इतनी अस्वाभाविक रूप से लंबी थी जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींच दिया हो। अब जाहिर है, तीनों ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। दीपक अचानक से वहीं रुक गया। मनोज ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और दीपक की जो हालत थी ना, वो बेहद डरावनी थी। दीपक की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था।
एकदम सुन्न, जैसे उसके अंदर से किसी ने जान ही खींच ली हो। वो पूरी तरह से किसी और के कंट्रोल में था, और बस एक धीमी सी आवाज में यह कहते हुए कि वो मुझे बुला रही है, दीपक उस तेज हवा और शोर के बीच अकेले ही उस घने काले जंगल की तरफ चल पड़ा, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इस घटना के बाद जो हुआ, उसने गांव के बुजुर्गों की उस चेतावनी को 100% सच साबित कर दिया। जब अगले दिन गांव वाले दीपक को पागलों की तरह ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंचे, तो नजारा बेहद खौफनाक था। कुएं का वो पानी अब नॉर्मल नहीं था, वो खून की तरह लाल हो चुका था। और किनारे पर क्या था? सिर्फ दीपक की एक चप्पल। मतलब बुजुर्गों की वो बात बिल्कुल सच निकली कि काला कुआं भूखा है, जो उसे छेड़ेगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, ये खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मनोज को भयानक सपने आने लगे। सपने में उसे दिखता कि दीपक अकेला है और उसे एक दोस्त की जरूरत है। और फिर एक रात मनोज नींद में चलते हुए उसी काले कुएं के पास पहुंच गया। उसके मुंह से लगातार वही बात निकल रही थी। इससे पहले कि गांव वाले कुछ कर पाते, कुएं से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और मनोज सीधा उस कुएं में जा गिरा। लोगों ने उसे निकालने के लिए रस्सी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उस अंधेरे कुएं से एक भयानक आवाज गूंज रही थी, अब 2 हो गए। ये इस कहानी का वो दुखद और खौफनाक अंत है, जो हमें बताता है कि इन शक्तियों की भूख कभी नहीं मिटती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी नंबर 2 पर, बरगद के पेड़ की चुड़ैल। ये कहानी पहले वाली से काफी अलग है और इसमें जान बचाने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये कहानी है नेमली गांव की, जहां आर्यन नाम का एक यात्री एक पुराने महल के खंडर और वहां मौजूद एक शापित बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है, और वही उसका सामना होता है एक बेहद भयानक शक्ति से। स्रोतों के मुताबिक जब आर्यन उस खंडर के पास खड़ा था, उसने देखा कि ऊपर से हवा में तैरती हुई एक औरत नीचे आ रही है। उसकी आंखें अपनी जगह पर नहीं थी, बल्कि उन खाली गड्ढों से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई सूखे पत्तों को पैरों तले बेरहमी से कुचल रहा हो, और उसकी सांसों से जो बदबू आ रही थी ना, वो किसी सड़ी हुई लाश से कम नहीं थी। मतलब ये सिर्फ एक विजुअल डर नहीं था, ये आवाज और गंध का भी एक खौफनाक हमला था। और जैसे ही वो शक्ति आर्यन के बिल्कुल करीब पहुंची, उसने एक बहुत ही भयानक बात कही, बहुत सालों बाद कोई जिंदा रूह इस महल की मिट्टी पर आई है। और इसके तुरंत बाद वो जो पुराना बरगद का पेड़ था ना, वो जैसे अचानक जिंदा हो गया। उसकी जड़ें किसी बड़े सांप की तरह हिलने लगीं और आर्यन को कसकर जकड़ लिया, उसे पेड़ की तरफ खींचने लगीं। उस चुड़ैल के लंबे नुकीले नाखून आर्यन के गले तक लगभग पहुंच ही चुके थे। उसने आर्यन से कहा कि अब वो यहां से कभी जिंदा नहीं जाएगा, बल्कि इसी पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। ये एकदम सीधा और जानलेवा हमला था। लेकिन यहां आर्यन ने हार नहीं मानी। इतनी घबराहट में भी उसका दिमाग किसी सर्वाइवल गाइड की तरह काम कर रहा था। उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपने मोबाइल की तेज फ्लैशलाइट ऑन की, फिर एकदम फुर्ती से अपनी जेब से माचिस निकाली और उन सूखी जड़ों में आग लगा दी जो उसे बुरी तरह जकड़े हुए थी। जैसे ही आग लगी, वो चुड़ैल दर्द से चीखते हुए पीछे हट गई, और बस यही वो मौका था। आर्यन ने अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाई और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधा गांव के उस मंदिर की तरफ भागने लगा, जहां सुबह की आरती की घंटियां बजनी शुरू हो गई थीं। ये सच में एक इंसान की त्वरित सोच और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जरा इन दोनों कहानियों के नतीजों की तुलना करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहली कहानी काला कुआं में हमने देखा कि मनोज और दीपक की किस्मत में हमेशा के लिए वहां कैद हो जाना लिखा था। आज भी कहा जाता है कि उस पानी में उनके चेहरे, जिनकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, वो दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बरगद के पेड़ वाली घटना में आर्यन अपनी जान बचाकर निकल तो गया, लेकिन उसे भी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके पैरों पर उन खौफनाक जड़ों के गहरे काले निशान हमेशा हमेशा के लिए छप गए। ये दोनों ही नतीजे हमें साफ बताते हैं कि हमारी ग्रामीण लोक कथाओं की इन शक्तियों से टकराकर कोई भी इंसान बिना नुकसान उठाए वापस नहीं आ सकता। ये कहानियां हमारे लिए एक तरह की चेतावनी है कि अज्ञात चीजों के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उठता है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। क्या ये रूह कंपा देने वाली किंवदंतियां सिर्फ इसलिए गढ़ी गई थीं ताकि लोग रात के अंधेरे में घरों से बाहर ना निकलें? या फिर जैसा कि इन कहानियों का वो गहरा और स्थायी खौफ इशारा करता है, क्या सच में उस खामोश अंधेरे में कोई अकल्पनीय शक्ति हमारा इंतजार कर रही है?
इन कहानियों में जो खौफनाक सच्चाई छुपी है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिसे नहीं जानते वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विश्लेषण के साथ। तब तक अंधेरे से जरा बचकर रहिएगा।